वैसे पेपर तो देख ही लिया तुम, ठीक है। पेपर तो चेक कर ही लिया, तो हाँ सर। क्या बोलता है, करेक्शन थोड़ा करवा देता हूँ, बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। रुपीस का साइन नहीं दिया। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 के क्या बताया, आंसर बी होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स नेशनल इनकम, क्या चीज नेशनल इनकम को इफेक्ट करता है। सब्सिडीज तो माइनस होता है ना, कॉर्पोरेशन। नेशनल इनकम मतलब क्या, एनएनपी और हाँ एफसी। एफसी मतलब नेट इंडायरेक्ट हाँ टैक्स, माइनस होना बोलता है। तो माइनस कोई भी चीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इफेक्ट तो होगा ही नहीं, ऐड करेंगे तब इफेक्ट हाँ सर। आएगा, माइनस करने से तो इफेक्ट आएगा नहीं। हाँ तो माइनस क्या क्या चीज करते हैं, जीएसटी माइनस करते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में, है ना। हाँ सर। सब्सिडीज भी माइनस करते हाँ हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में, राइट। नेट इंडायरेक्ट टैक्स हाँ निकालने के लिए इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं, तो जीएसटी तो आएगा नहीं, हाँ सब्सिडीज भी आएगा नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब वो एनडीपी एफसी जो इनकम मेथड से निकलता था, उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में था ना, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, हाँ सर। प्रॉफिट का पार्ट कितना था, प्रॉफिट कितना हाँ पार्ट में सर। डिवाइड किया गया था, प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेशन और, टैक्स डिवीजन। हाँ, तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स, वो वाला कॉर्पोरेशन टैक्स है, तो इससे तो इफेक्ट होगा ही नेशनल इनकम, इससे तो नेशनल इनकम इफेक्ट होगा ही, हाँ होगा। इसलिए ऐसा क्या होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा। और कंजम्पशन इंजेक्शन कैसे हो गया, कंजम्पशन जो है वो इंजेक्शन कैसे हो गया, कंजम्पशन इज नॉट एन इंजेक्शन, कैसे तो कंजम्पशन इंजेक्शन तो मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन तो कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन मतलब कंज्यूम वो कर कुछ रहा है, कंज्यूम तो कर लेना। तो कंज्यूम करना तो हाँ तो लीकेज हो गया ना, वो तो इंजेक्शन मतलब तो सर कंजम्पशन मतलब कुछ कंज्यूम, इंजेक्शन मतलब वो कोई चीज कंज्यूम करे उसी से रिलेट कर लिया। इंजेक्ट करना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इंजेक्शन मतलब क्या, इकोनॉमी का कुछ डेवलपमेंट होगा, लेकिन कंज्यूम करने से इकोनॉमी का क्या डेवलपमेंट होगा, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, होगा सर। हाँ, कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर। कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो राइट होगा। प्रोड्यूसर्स लोग भी कंज्यूम कर रहा है रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, हाँ रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, हाँ। हाँ, तुम तब बोल सकते हैं कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर्स इज एन इंडेक्शन, और वैसे वही करके सर्च बोल कर सकता लेते है, सर consumption। वो तो किसको पता चलेगा, हाँ, ठीक है। कंजम्पशन तो बहुत जन गलता है, हाउस होल्ड भी गलता है, फर्म भी गलता है। और हाँ बेटर होगा यहाँ पे अगर तुम इम्पोर्ट लिखेगा, तो इंजेक्शन में अगर इम्पोर्ट लिखेगा तो बेटर होगा, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इम्पोर्ट करना भी तो कंजम्पशन ही हुआ, इम्पोर्ट करना, इम्पोर्ट ठीक। रॉ मटेरियल या कुछ भी, इम्पोर्ट करने से पैसा लग जाता है ना, तो सिस्टम से तो पैसा निकल रहा है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट थोड़ी होगा इससे, है ना। हाँ सर। जो चीज से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, उसी को, उसी के अंदर ये सब चीज आएगा, समझ ले, कोई चीज से इकोनॉमी का नुकसान होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, हाँ इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा ना। हाँ सर। एक सॉरी, इंपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट के बदले में, मैं लीकेज के हिसाब से बात कर रहा था, इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होने से क्या पैसा आएगा ना सिस्टम में, उस पैसा को क्या इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट हो गया, हाँ सर। इन्वेस्टमेंट हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाई प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टमेंट बाई प्रोड्यूसर्स, उससे भी इंजेक्शन होगा, ठीक है, लीकेज में जो लिखा सेविंग्स एंड टैक्सेस, हाँ ठीक है, पैसा जा रहा है, हाँ, अगर तू कंजम्पशन लिखता है ना लीकेज के अंदर, तब जाके राइट हो सकता, हो जाता, हाँ सर। अगर तुम लीकेज के अंदर कंजम्पशन लिखता तो राइट होता। कंज्यूम करना मतलब तुम पैसा दे रहा है और कुछ चीज कंज्यूम कर रहे है, कंजम्पशन मतलब पैसा दे के कंज्यूम कर रहे हो, तो तेरा अंदर चला गया, पैसा देने के बाद पैसा तो निकला सिस्टम से, लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना इकोनॉमी का, नहीं बस। है ना, ठीक है। कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन ठीक है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, These are used in the process of production and are of high value. These are generally fixed asset of the producer. हाँ ठीक है, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, नहीं सर वो बुक में मिल ग्रॉस जाएगा, डेफिनेशन होगा सर,
those investment which include fixed share of the producers and the inventory stock is called gross investment. कोई सा बोल Those investment which include fixed asset of the producer as well as inventory stock of the producer is called gross investment. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एक छोटा एक टर्म में बता, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा? सर वही net investment plus depreciation plus depreciation. Net investment plus नेट depreciation. इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, तो द अमाउंट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, द मतलब फिक्स द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकता है सर मैंने बुक यार। इससे अच्छा आंसर मैं देखे थे बताता हूँ। सर इसका आंसर बुक में देखे तो यही लिखा था कि जो तुम बता gross रहे क्या? investment means expenditure by the producer on the fixed asset as well as on inventory stock is called gross investment. हाँ वो भी सही है, आंसर ये भी राइट है, अच्छा आंसर लिखा हुआ है इसमें, बता रहा हूँ भैया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल विदाउट मेकिंग डेप्रिसिएशन अलाउंस। बेस्ट आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्ट दिख रहा है ना एकदम ऊपर में, 6 नंबर प्लांट एंड मशीनरी के नीचे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल विदाउट मेकिंग डेप्रिसिएशन अलाउंस। बेस्ट आंसर है ये वाला, ठीक है, वो भी लिख सकता है लेकिन ये परफेक्ट आंसर है। देख मेरा मार्क्स देखने के बाद ना, डोंट बी डिमोटिवेटेड और ऐसा फील हो रहा है यार कितना गंदा मार्क्स है, कुछ नहीं किए। तो मैं जब भी बात करता हूँ ना या जब भी फीडबैक देता हूँ, मैं अपना चीज को साइड में रखते हुए फीडबैक देता हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि मैं किस तरह का मार्क्स दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा मतलब होता है ना कम मार्क्स आया तो मैं तुमको ही ब्लेम कर दिया कि कम कैसा है, क्यों आया। जो जो चीज होना चाहिए था राइट, वो चीज ऐसे राइट होना चाहिए ना। जैसे सम्स हो गया, छोटा मोटा आंसर्स हो गया, तो ये सब भी अगर राइट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। हाँ अब मैं तुमको बताऊंगा नहीं, अगर तुम समझ ले सब राइट करता, हाँ कुछ कुछ रॉन्ग हो सकता था जो हॉट चीज सब है, चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुमको थोड़ी कुछ बोलता। लेकिन जो चीज मैं तुमको करवा चुका हूँ वो तो एटलीस्ट राइट होना चाहिए ना। और मेरा मार्क्स देके कभी भी जज मत करने जाना कि तुम मतलब होता ना कि कितना गंदा परफॉर्म कर रहा है। तुम जज कर सकता है, मैं जब तुमको फीडबैक दूंगा ना उससे जज करना कि हमको कहाँ कहाँ मेरा गलती है और क्या क्या चीज हमको सुधारना है। समझा? अब मैं यहाँ पे अगर तुम लोग को ऐसे 70-80% दे दूं, हाँ सर। क्या फायदा है ऐसे करके देख के, फिर ज्यादा सर को बचा जाएगा, पढ़ना ही बंद कर देगा। वैसे इसमें 70-80 डालने का ये भी नहीं था, तुम जैसे लिखा उसमें 70-80 मिलता भी नहीं। तो पहला वाला पेपर दिया था उसमें फिर भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, ये वाला पेपर तो एकदम ही बर्बाद दिया। हाँ सर। ठीक है, सर वो जो था ग्रॉस ना इन्वेस्टमेंट जो लिखा है इंडियन इकोनॉमी में वो मेजर्स टू कंट्रोल पॉवर्टी हाँ एक्सप्लेन वो मेजर्स टू पॉवर्टी, लेकिन बुक में जब देखे ना सर दिखलाया वो, हाँ तो उसमें सर कुछ और है क्या? ये नंबर नहीं क्या वहाँ पे है बस गवर्नमेंट मेजर्स अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दो ही चीजें। अच्छा दो तीन, थर्ड वाला नहीं है मत लिखना, कोई बात नहीं। थर्ड वाला नहीं है मत लिखना, कोई बात नहीं। बिकॉज बोला ना, वही बात होता है ना कि ऑथर वाइज डिफर करता है, कोई 2 पॉइंट्स लिखता है, कोई 3 पॉइंट्स लिखता है, एकदम कोई थोड़ा छोटा सा एक्सप्लेनेशन करता है, कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन करता है। तो मैं अपने हिसाब से लिखाया था, एनसीईआरटी बुक में एक बार देखना पड़ेगा कितना पॉइंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक से वो पॉइंट के हिसाब से लिख दो। ऐसे 2 ही पॉइंट लिखिएगा तो काफी है, एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिखा दिया था शायद में, है ना, तो उसको वहां से काट देना। नहीं बुक वो फॉलो करना क्वेश्चन में हमेशा। लिखा था ना, व्हाई
वो आप बोले ना हाँ वाइडली ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, हाँ डीमेरिट हो गया ना। अच्छा बोले थे कि एक्सप्लेन द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, तो वहाँ पे 3 मेजर दिया हुआ है, गवर्नमेंट का एक तो है और एक तो ऐसा पॉवर्टी हाँ एलिवेशन प्रोग्राम, 2 तो है। तेरे बुक में, हाँ और मैं लिखा है कितना? तुम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो? तुम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि बुक्स में कमती पॉइंट है, आप ज्यादा लिखा है, या फिर वैसे कहीं, नहीं मतलब नहीं, मुझे वो क्रक्स आप समझ नहीं आ रहा। आप बोले क्या कि सर वो आप बोले बुक में दिया ऐसा गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है रिमूव पॉवर्टी के लिए, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हाँ में क्या क्या है, दो ही चीज लिखा हुआ है। और आप लिखा है सर एक्सप्लेन द हाँ मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, अब वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोला ऐसा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पॉवर्टी बोल दे, एलिवेशन प्रोग्राम। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको नहीं ठीक नहीं कर लूंगा। सर, अरे नहीं गलती तो हो ही गवर्नमेंट सकता बोला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये 3 ही प्रोग्राम दिया हुआ है। और आप लिखा है सर मेजर है इसमें। पॉपुलेशन, आप लिखा है पॉजिटिव, आप जो लिखा है सर वो ना नेचुरल वे में लिखा दिया सर, और बुक में सिर्फ गवर्नमेंट का अप्रोच लिखा है सर। अच्छा, बुक में सिर्फ गवर्नमेंट का अप्रोच लिखा हुआ है और मैं हाँ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच और बाकी भी लिखा दिया। हाँ बाकी लिखा दिया। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है क्या? ठीक है, एक बार मैं एनसीईआरटी फॉलो कर लूंगा। मैं एनसीईआरटी एक बार देखा था वैसे, एक बार मैं एनसीईआरटी फॉलो कर लूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है ना, ये सब तो रेफरेंस बुक है, समझ ले। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, जो जितना पॉइंट्स लिखा हुआ है, वही पॉइंट्स एक्चुअली उस दिन मैं एनसीईआरटी देखा नहीं था, बिकॉज पैसे लगा नहीं था एनसीईआरटी देखने का। लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करके जो मेन हेडिंग्स है ना, वो एनसीईआरटी के हिसाब से कराना पड़ेगा, क्योंकि सर तुमको वो एनसीईआरटी लेकिन बुक को ना ही फॉलो करना पड़ेगा। वो बुक का चैप्टर में नहीं, हाँ, लेकिन एक पॉइंट में जगह आगे जाके बोला है कि पावर बूस्टर सेकंड सेक्शन में वो लिखा हुआ है, अब जो लिखा पावर पावर बूस्टर में लिखा हुआ है क्या? है। हाँ क्योंकि लास्ट ईयर तो ये चीज था। हाँ ठीक है, लास्ट ईयर हाँ एक बुक में क्वेश्चन भी है, आया था लेकिन तो इससे पावर रिलेटेड। बूस्ट सेक्शन में अभी देखिए लास्ट पेज में। हाँ, अलग पेज की बुक, लास्ट पेज में लिखा होगा फिर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता सिलेबस में नहीं है। एक बार वो सर एनसीईआरटी बुक को रेफर करना पड़ेगा फिर। ओके सर। एनसीईआरटी बुक एक बार रेफर करने से पता चल जाएगा कि क्या मतलब होता है ना। ये सब सब चीजें ऑलमोस्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर था। कभी कभी क्या होता है ना, लिखता नहीं है लेकिन वो चीज दे देता है। इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसमें वैसे तुमको बता दिया एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा ही बताता हूँ हर चीज में। वैसे चैप्टर चीज में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चला ही जाता है वैसे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में क्या करेंगे ना, जो एकदम बुक में जो पॉइंट्स और बुक पॉइंट्स जो मेन हेडिंग जो बुक में लिखा हुआ है ना, वही हेडिंग मैं तुमको यहाँ पे लिखाऊंगा, वो बेस्ट होगा। झमेला ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगा, अपना एक्सप्लेनेशन कर देंगे, वो परफेक्ट होगा एकदम। वैसे क्योंकि एनसीईआरटी बुक की तुमको फॉलो करना पड़ेगा लिखने के टाइम में, इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट उसका मेन हेडिंग क्या है। और पॉइंट्स का जहां तक बात है, पॉइंट्स तो आगे पीछे वैसे हो सकता है, मैं तो जनरल फॉर्म में तुमको लिखाया था। एक बार एनसीईआरटी बुक देख के मैं तुमको बता दूंगा कि क्या कितना ये है। वैसे तो और कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं और कोई नहीं, सब ठीक है सर, बाकी सब ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं एनसीईआरटी बुक देख के मैं तुमको बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका बाकी तो देखा नहीं था सर ऑलमोस्ट अब। बचा हाँ, बा, बाकी सर बचा सर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो बचा मैं लिखा ग्रोथ है, ओरिएंटेड। शायद बुक में ही था ना, मैं बोला था ना लिख लेने के लिए। हम हाँ हाँ बुक में बोला आपने लिखने के लिए, वो हाँ रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पता नहीं पीएमआरवाई वही सब है। हाँ, एक्सप्लेन करना है तो मैं ऐसा समझा दूंगा और क्या है अंदर में। क्योंकि भाई नहीं सर वो देखिए, कुछ इतना ही ये काफी। प्रोग्राम्स को अगर मैं लिखाने जाऊंगा ना, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि ये प्रोग्राम एट दी हाँ एंड सर। तुमको याद ही रखना पड़ेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको समझा सकता हूँ जिसमें क्या है, वो मैं समझा दूंगा। लेकिन मैं यही चीज अगर लिखाने बैठू ना, हम्म, तो जस्ट सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज से। नहीं सर वो लिख लेंगे। हाँ, हाँ तो सर लिख बस लेना बाकी है बिल्कुल। तो वही सर शुरू का, अब लास्ट का शुरू का लिखा क्या है बस, बाकी है? शुरू का बाकी है। शुरू का क्या बाकी है? सर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी है, हु इज द पुअर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, हाँ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होमवर्क मेजर्स दिया था शायद मैं ऑफ, लिखने के लिए। होमवर्क दिया था मैं शायद। नहीं होमवर्क कुछ नहीं, नहीं क्या? आप अरे बोले तो होमवर्क वही इतना वाला सारा लिखने दिया था। के लिए। मैं तुमको बहुत सारा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। हाँ, मैं 120% श्योर क्लास, मतलब होता है ना, वीडियो से हाँ सुना सकता हूँ मैं क्वेश्चन तुमको। सर होमवर्क दिए थे सर, क्वेश्चन सब लिखने के लिए, हाँ, होमवर्क दिया था ना क्वेश्चन ऐसे लिखने के लिए। क्वेश्चन उसमें शायद सब पांच दिए छह थे या लिखने फिर के लिए। 7 8 होगा।
उसमें आ हाँ जाएगा। हाँ सर इसमें सर बस यही बाकी है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पुअर। वो लिखें कैसे? अच्छा, यहाँ क्या दिया हुआ नहीं रिलेटिव एंड है एब्सोल्यूट, मतलब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी ना। मतलब हाँ। रिलेटिव सर का मतलब सबसे पहले डेफिनेशन एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब सर पॉवर्टी कंपेयर करेंगे पीपल, रीजन और नेशन के साथ ना। हाँ, पीपल, रीजन और नेशन के साथ। और उसमें सिर्फ जो नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन उसी को बोलता है। बिलो पॉवर्टी लाइन है, हाँ। एक डेफिनेशन, एक पॉइंट वो आ गया, है ना। हाँ सर। दूसरा पॉइंट का बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट जो होगा वो तेरा होगा, एग्जांपल दे सकता है एक एग्जांपल दे सकता है तुम? एग्जांपल देने के बाद एक पॉइंट एक और है, एक सेकंड रुक जाओ, पॉइंट्स याद रखना मुश्किल है। एग्जांपल हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, इंपॉर्टेंस दे सकता है। इट हेल्प्स इन हाँ अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये एक डिफरेंस पॉइंट हो गया, इसका इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस। लास्ट में हो सकता है लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है इस चीज का? हम्म, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो चार पॉइंट है, एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल लास्ट में देना, दूसरा इंपॉर्टेंस, तीसरा लिमिटेशन, चौथा एग्जांपल के फॉर्म में तुम दे सकते हैं। हो गया 4 पॉइंट। ये 3 मार्क्स का ही आता है बेसिकली। सर मेजरमेंट ऑफ ये तेरा बुक पॉवर्टी में लिखा होगा, प्री हाँ। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट। मेजर कैसे करेगा पॉवर्टी को प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट? तो एक तो था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट हम लिविंग से अपने मेजर कर सकते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ये एक मार्क्स का आंसर में आ सकता है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अपने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के पहले ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से अपने मेजर करते थे पॉवर्टी। ठीक है, ये कौन इंट्रोड्यूस किया था? दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी इसको इंट्रोड्यूस किया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, उसका एक एक लाइन का आंसर क्वेश्चन आएगा ये। और पोस्ट, अगर मैं पोस्ट का बात करूं तो पोस्ट के हिसाब से क्या होगा? देयर हैज बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारा तरीका से पुअर को मेजर, पॉवर्टी लाइन मेजर किया जाता था पोस्ट इंडिपेंडेंट। प्लानिंग कमीशन को स्टडी ग्रुप बनाया, ठीक है, ये मैं लिखा दूंगा, टास्क फोर्स और प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड एफिशिएंट कंजम्पशन एंड एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट किया। हाँ 3 सर लिखा पॉइंट्स हुआ है है सर। उसमें था हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना, प्री एंड पोस्ट। 1962 में ठीक है, प्लानिंग कमीशन फॉर्म बाय स्टडी ग्रुप। हाँ, ये मैं अभी देख के ही बता रहा हूँ। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इंडियन इकोनॉमी मैं अपने हिसाब लिखा, एक्सप्लेन कराने के टाइम में मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करा सकता हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स है ना और जो उसके अंदर क्या है वो मैं खुद देख के बताता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल इतना सारा चीज याद रखना। तो मेरे पास ऐसे भी इंडियन इकोनॉमी का बुक रखा हुआ है अभी, तो उसी से मैं देख के ही तुमको बताया, मुझे भी याद नहीं था क्या था ये। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बुक देख के रेफर करके पढ़ाता हूँ। बाकी मैक्रो है जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, बाकी एक्सप्लेनेशन कुछ करना है वो अपने आप हो जाता है। और बता, और सर क्या आप बताइए। और कुछ पूछना है पूछ रहे अभी? चलिए स्टार्ट कर देता हूँ, तो खत्म ही कर दे। स्टार्ट किया तो वो जितना भी कुछ पूछना है तुमको वो पूछ पूछ के खत्म कर दे, अच्छा रहेगा। तो एक साइड से हाँ फ्री हो सर जाएगा, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इसमें आ जाऊंगा। पॉवर्टी लाइन, मिनिमम कैलोरी इनटेक, monetary value of minimum calorie intake, poverty line divides poor from non-poor, determination of समझ poverty नहीं line. आया, So फिर से बोल। determination of poverty line. पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन करेगा? हाउ कैन यू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन, ऐसे कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट में है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन में 4.5. कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन कुछ तो पूछा होगा ना? ना यही पूछा है, कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, क्या पूछा है? कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा ना। स्पेसिफिक क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट क्या बताना है? पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन, पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? नहीं सर, कॉन्सेप्ट ऑफ इट पॉवर्टी गिव्स द, लाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन सर. पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन होता है? पॉवर्टी लाइन दो तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। पॉवर्टी लाइन जो है मिनिमम कैलोरी दो इनटेक. तरीका,
मिनिमम कैलोरी इंटेक एक हो गया, ठीक है, और एक बता, पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड एक हो गया तेरा मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इंटेक। एक एक कितना तुम खाना खा रहा है, कितना कैलोरी अंदर घुसा रहा है, ठीक है, उसका ऊपर रूरल एरिया में ज्यादा कैलोरी लेगा बिकॉज वहां पे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है ना, और अर्बन में कैलोरी कम लेगा बिकॉज यहाँ पे फिजिकल वर्क कम होता है अर्बन में, ऑफिस ये सब का काम बैठ के काम ज्यादा करना पड़ता है, तो कम कैलोरी लेने से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक हो गया मिनिमम कैलोरी इंटेक, हाउ कैन यू मेजर पॉवर्टी लाइन, और एक हो गया मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इंटेक, जो कैलोरी ले रहा है तुम, कंज्यूम कर रहा है कैलोरी, ठीक है, उसका मॉनिटरी वैल्यू कितना है। तो ऑब्वियस बात है रूरल एरिया में मॉनिटरी वैल्यू ज्यादा होगा, अर्बन में मॉनिटरी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, सॉरी, रूरल में मॉनिटरी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, अर्बन में मॉनिटरी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, बिकॉज रूरल में थोड़ा सस्ता मिलता है ना, अर्बन में महंगा होता है सामान का गुड्स प्राइस। हाँ सर। अगर तुमको बोला गया कि एक्सप्लेन, लिखा दूंगा मैं इसको, हाँ ठीक है, अगर तुम बोलेगा कि लिखा दीजिए, लिखा दूंगा, तो ये लिखा आई थिंक इसमें दीजिएगा सर। लिखाने का वैसे कुछ नहीं है, हाँ ठीक है लिखा दूंगा, तू मार्क करके रख ले क्या क्या लिखाना है, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। सर आप अगर भेज तुम, मैं तुमको दीजिएगा इसलिए सर। लिखने के लिए, सर अभी आप समझा दीजिए सर, आप भेज दीजिएगा, हम लिख लेंगे। नहीं ठीक है, जैसा भी ठीक लगे, वैसे तो तेरे बुक में भी मिल जाएगा वो चीज, जैसे मैं हाँ तुमको तो बोलता दिया हूँ कि हुआ है सर, डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन प्लानिंग का। कैसे, हाँ लेकिन कैसे लिखेगा, मतलब कितना पॉइंट्स दिया हुआ है वो समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे हाँ। लिखना है। हाउ कैन यू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन, हम्म, तो अपने तीन तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। पहले मिनिमम कैलोरी इनटेक, मतलब कितना कैलोरी अपने कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस को पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन होगा, उसकी चीज के बेसिस को पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन होगा, ठीक है। अब इसका अंदर क्या लिखेगा, इसके अंदर क्या लिखेगा, इसके अंदर ये लिखेगा हायर कैलोरी इनटेक हैज बीन फिक्स्ड फॉर रूरल एरियाज। ऑब्वियस सा बात है, अगर रूरल एरिया में हाँ फिजिकल वर्क ज्यादा होता है ना, लेबर वर्क ज्यादा होता है, तो कैलोरी तो ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी तो वर्क कर पाएगा तुम फिजिकल वर्क। अर्बन में क्या होता है, बैठ के काम होता है, इतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता अर्बन में एरियाज में। तो हाँ, मिनिमम 2400 कैलोरी, द कैलोरी पर हायर कैलोरी पर्सन। इंटेक, 24 को कैलोरी पर पर्सन, पहले ये लिख लेना कि हायर कैलोरी इंटेक हैज टू बी टेकन फॉर रूरल एरियाज बिकॉज द रूरल वर्कर्स हैज टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क, हैज टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, अर्बन वर्कर्स, पहले ये लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद लिखना प्लानिंग कमीशन डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, on the basis of recommended nutritional requirements of 2400 calories per day for rural areas and, हाँ ये पॉइंट लिख लेना, प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन, ठीक है, on the basis of nutritional requirement of 2400 calories per person per day for rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas। ये पूरा जो लाइन लिखा है सभी अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इंक्लूड करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ सर लिख लेंगे। रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे लेता है, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे लेता है। ये थोड़ा डेटा हो गया, नहीं लिखने का मन है कोई बात नहीं, मत लिखना, लिखेगा तो अच्छा रहेगा, हाँ लिख ठीक है। लेंगे अगर तो 2421। हाँ अगर डेटा लिख रहा है तो डेटा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए डेटा रॉन्ग लिखा है, 2004 के बदले 2500 कर दिया, वो गलत हो जाएगा वहां पे। लिखना है तो सही लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है, ओके। तो याद रहेगा तभी लिखना चीज को। अब बोले मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम, क्या मॉनिटरी वैल्यू है, तो मॉनिटरी वैल्यू मतलब क्या, इसको मॉनिटरी टर्म्स में ये करना है, द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है। ये अच्छे से लिखा हुआ नहीं है इसमें, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन द मिनिमम मॉनिटरी पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन 2011-12 इज वर्कड आउट टू बी 18, हाँ तो वही लिख देना, एज पर द प्लानिंग कमीशन द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is worked out to be 800 rupees 816 per person in rural areas and 1000 in urban areas, ठीक है, फुल स्टॉप बस। सर वो ऐसे कुछ देख, हाँ मंथली ना सर 816 रुपया। 816 रुपए मंथली है पर पर्सन इन रूरल एरियाज, मंथली है, मंथली बोला है ना, मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला है, मंथली है वो, रुपीज 816 पर पर्सन इन रूरल एंड 1000 रुपया इन अर्बन। रूरल में कम क्यों है, बिकॉज रूरल में प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होता है ना, प्राइसेस कम होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसीलिए कम हाँ मॉनिटरी वैल्यू होगा, ज्यादा इंटेक करने के बाद भी कम मॉनिटरी वैल्यू है, और यहाँ पे कमती इंटेक करने के बाद भी ज्यादा मॉनिटरी वैल्यू है, क्यों, अर्बन में प्राइसेस ज्यादा होता है ना। हाँ सर। कलकत्ता में आ जा
तो पैसे तुमको जो दरखोला में जो चीज का प्राइस मिल रहा है, समझ लो एक ब्रेड का कोई भी चीज का सामान का प्राइस 20 रुपए चार्ज कर रहा है, यहाँ आएगा यहाँ पे तुमको 30-40 रुपए चार्ज लेगा वो। क्यों? देखो वो डिपेंड करता है ना एरिया कितना डेवलप्ड है, हाँ वो बात भी है। एरिया कितना डेवलप्ड है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा फिगर ओरिएंटेड सर चीज हो सब गया कुछ तो बेसिकली। प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया है। हाँ ये सब प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड किया है, ये जितना है ना सब प्लानिंग कमीशन डिसाइड किया है, एक सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनिमम नहीं है कैलोरी इनफैक्ट काफी। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक 2 है ना। हाँ 2 हो गया, कितना दिया हुआ? 2 ही दिया हुआ है ना। एक पॉवर्टी 3 लाइन डिवाइड द पॉवर्टी प्रॉफिट लाइक फ्रॉम डिवाइड्स नॉन, पुअर। डिवाइड द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या? एक लक्ष्मण रेखा, अगर वो लक्ष्मण रेखा के लेफ्ट साइड में जाता है तो वो पुअर हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा के राइट साइड में जाएगा तो नॉन पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन के अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर हो जाएगा, और पॉवर्टी लाइन के उस साइड चला जाएगा तो रिच, वेरी रिच, अल्ट्रा रिच, बिलियनियर, बिलियनियर, ठीक है, वो सब हो जाएगा। वो तो लिख लेगा तुम वो टाइप ऑफ, जितना टाइप ऑफ पुअर होता है, एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर, पुअर, टेंजेंट, कॉनिक पुअर होता है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है नीचे में नेक्स्ट वाला पेज में जो दिया हुआ है ऑलवेज पुअर मतलब हमेशा जो पुअर होता है। यूजुअली पुअर मतलब क्या? जो कभी कभी पुअर होता है, मतलब क्या होता है ना कि कुछ काम मिला तो चलो पैसा है सर्वाइव कर लेगा, पैसा मिल गया आज का तो आज का खाना पीना खत्म मेरा। पॉवर्टी कैसे मेजर किया जा सकता है? पॉवर्टी कब बोलेगा कि द पर्सन इज इन पॉवर्टी? कब बोलेगा द पर्सन इज इन पॉवर्टी? जब उसका मिनिमम जब वो सर्वाइव अपना करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको, जब मतलब बेसिक नीड्स इवन जो है उसको भी जब फुलफिल नहीं कर पा रहा बेसिक नेसेसिटी फुल नहीं हो रहा है, हाँ बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, है। तब अपने बोलेंगे वो पुअर है, द पर्सन इज पुअर। अब ऑलवेज पुअर मतलब जिसके पास काम ही नहीं है, लाइफ पिकर स्लो होता है, देखते नहीं है रास्ता में कितना दिन सोया रहता है, काम उम कुछ नहीं है, वो लोग होता है ऑलवेज पुअर। यूजुअली पुअर मतलब क्या? जिसके पास काम है, जिस दिन उस दिन वो अच्छे से खा पाएगा, जिस दिन उसके पास काम नहीं है उसके बाद वो खा नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं यूजुअली पुअर। कभी कभी पुअर हो जाता है। ट्रांजिट पुअर मतलब बीच का, ट्रांजिट पुअर मतलब बीच का मतलब क्या हो गया? जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गया, या जो सर्वेंट लोग आता है घर में काम करने के लिए, दो आर ट्रांजिट पुअर, बिकॉज वो लोग तो काम कर रहे हैं ना घर में जाके किसी का। दैट इज नॉट अ गुड वर्क, ऑब्वियसली नो वन लाइक्स टू वर्क हाँ सर। इन सम अदर्स हाउस, ऑब्वियस बात है, लेकिन मजबूरी में लोगों को करना पड़ता है कभी कभी ये सब, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा ट्रांजिट पुअर, बीच का, ना इतना ज्यादा हाई फाई ना इतना ज्यादा कम, बस हाँ ठीक है, नॉर्मल लेवल में, कम। ठीक है। जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गया, ठीक है, और सर्वेंट्स हो गया। सर्वेंट वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई और वर्ड यूज कर लेना सर्वेंट के बदले। एक नॉन पुअर आ गया, नॉन पुअर मतलब जो पुअर नहीं है, पुअर नहीं है इसका मतलब क्या? समझ ले जो अपना जो बेसिक नीड्स को आराम से फुलफिल कर रहा है, नेवर पुअर। नेवर पुअर। जो अपना बेसिक नीड्स को आराम से फुलफिल कर रहा है, उसको टेंशन नहीं है, आज का खा लिया तो कल का खाने का टेंशन नहीं है। बहुत जन को क्या होता है, आज के खाने के बाद कल का सोचना पड़ता है क्या खाए कल, बिकॉज खाएंगे नहीं तो एनर्जी आएगा नहीं, एनर्जी आएगा नहीं तो वर्क नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे तो कैसे जिंदगी चला पाएंगे? तो सबसे पहले खाना ही होता है। तो खाना अगर तो सबसे पहले आज अगर खा लिया उसके बाद सामने वाला सोचेगा कल क्या खाए, क्यों? क्योंकि उसको पास रुपया ही नहीं है। तो नॉट नेवर पुअर मतलब क्या? उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कोई चीज का, आराम से अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है वो। मे बी लग्जरियस लाइफ नहीं हो, लेकिन अब बेसिक नीड्स में क्या है? छत होना चाहिए घर के नीचे, एक अच्छा हेल्दी फूड होना चाहिए, ठीक है, वो सब हो गया बेसिक नीड्स। तो ये हो गया अलग अलग टाइप का पॉवर्टी का डिफरेंस, ये डिफरेंस। आगे अब इसमें बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम भी बना देगा, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। अगर तुमको डायग्राम बनाना है तो यू कैन मेक द डायग्राम, डायग्राम बना के आ सकते, सिर्फ डायग्राम बना के नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा नीचे। अब ऑलवेज फोर में क्या एकदम नीचे बनाया है, क्योंकि वो हमेशा एकदम डाउन में रहता है ना, इसलिए पॉवर्टी लाइन एक बना देना, उसके नीचे में ऑलवेज पुअर होगा, यूजुअली पुअर में थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा, जो ग्राफ में दिखा रहा है। क्लियर? इतना क्लियर? समझ आया क्या बोल रहा हूँ?
हेलो। हाँ सर, ये बस रीडिंग मारने का है सर। हाँ वो रीडिंग मारने का है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे को खास नहीं है। हाँ समझ में आ गया। आगे पूछो। आगे से तो आगे से तो सर सिंपल सिंपल है। वही ऐसे पढ़ के हिस्ट्री टाइप का आगे। स्टेट लेवल टेंस टू ब्रिटिश रूल, हिस्ट्री टाइप का। ये सब नहीं है सर इसमें, ये ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल नहीं। अच्छा सर। ये। हाँ नहीं, वो ग्राफ ये सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, और जो हाँ स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, एक्सटेंड अर्बन रूरल पॉवर्टी, ये सिलेबस में नहीं है ये चीज। इज देयर एनी डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल्स, ये सब नहीं है। हाँ सर। नहीं। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हाँ ठीक है। और उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हाँ कॉजेज पूरा ऑफ पढ़ा पॉवर्टी दिया। है पॉवर्टी। हाँ वो पढ़ा दिया। पॉवर्टी अप्रोच टू रिमूव, गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन हाँ प्रोग्राम्स, क्रिटिकल असेसमेंट, मिनिमम नीड क्रिटिकल प्रोग्राम। इवैल्यूएशन, हाँ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सब। ठीक है, सब चीज हो गया। मिड डे मील स्कीम, पीडीएस सिस्टम। हाँ क्या बोल रहे हैं? मिड डे मील स्कीम, वो उसमें मिड डे मिनिमम मील नीड के लिए, प्रोग्राम हाँ सर। ये सब अच्छे से तो देख लेना। मिड डे मील स्कीम क्या, नरेगा फरेगा जो भी है, आज तक मैं, मुझे याद भी नरेगा। नहीं रहा, और मुझे हमेशा, हाँ नरेगा फरेगा जो भी है, मुझे ऐसे में याद भी नहीं रहता ये सब चीज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो ये सब चीज देख लेना। ये समझाने का अगर थोड़ा क्लास में बता दूंगा, लेकिन लिखाने जाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनता ये सब लिखाने का, टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है। ठीक है, अगर तुम बोलेगा फिर भी लिखा दीजिए, लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछ। आगे से तो बस हो ही है। बाकी से तो वन ये सब तो सर इतना हार्डली आएगा नहीं, डीपली नहीं आता है सब। अब तेरा स्कूल में कैसे क्वेश्चन आता हो तो मुझे नहीं पता, नहीं लेकिन कोई बोर्ड का एग्जाम पेपर होगा सर। स्टैंडर्ड। एग्जाम एग्जाम होगा सर नवंबर में। हाँ पता है, वही तो मुझे नहीं पता तेरा बोर्ड का एग्जाम, स्कूल का पेपर कैसे बनता है लोग, तुमको तो आइडिया है, तुम ऑनलाइन तो होगा। 11 ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम लेगा क्या? देख देख के लिखना है। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर दे देगा ऐसे ही? दे देगा, लिखो और भेज देना। अच्छा, देख देख के लिखेंगे और क्या करेंगे। देख के क्यों लिखेगा? एग्जाम में से वो जो मार्क्स अगर, जुड़ेगा ना। तो क्या हुआ, तेरा कौन सा बोर्ड में जाके जुड़ेगा वो चीज? नहीं सर वो हर 20 बोर्ड मार्क्स में, तक इसमें, 20 मार्क्स 10 मार्क्स का बोर्ड में जुड़ेगा। हाँ तो वो प्रोजेक्ट में से जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम देख के लिखेगा, नहीं सर बिना देख के प्रोजेक्ट में लिखना 10 अच्छे से। मार्क्स जुड़ेगा सर। प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स, स्कूल का 10 मार्क्स। प्रोजेक्ट तो अलग से करने के लिए देगा ना, प्रोजेक्ट अलग से नहीं देगा क्या? नहीं सर प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स है हाँ, और 10 मार्क्स का एग्जाम का है। नया सिस्टम निकाला है क्या कोई, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार मुझे। पता नहीं यही बोलता है तो क्या करेंगे, थोड़ी ना गड़बड़ाएंगे सर। अरे तो इसका मतलब ये तो, पढ़ा तो है, जो पढ़ा है जो आता है उसको क्यों देख के लिखेगा? अब देख के नहीं जो लिखने का आता आई है वोंट उनको देख के ऑब्वियसली, नहीं देख, लिखेंगे। देख जो क्या ही मतलब जैसे हो जाता है यार, देख नहीं के सर लिख। जैसे इंग्लिश एग्जाम। अब आई वोंट सजेस्ट लाइक दैट, बिकॉज तेरा ये सब एग्जाम पे ही तुम मैटर करता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है। ये सब एग्जाम से ही तुम अपने को जज कर पाएगा, तेरा प्रिपरेशन बोर्ड के लिए, क्योंकि तेरा फाइनल नहीं एम बोर्ड सर है। जैसे कि बाकी एग्जाम तो सर हम खुद देख के लिख देंगे, अकाउंट्स लिख देंगे, इको लिख देंगे, मैथ लिख देंगे। लेकिन उसको तो करना पड़ेगा। इंग्लिश हो गया जो नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट इंग्लिश स्टेज। भी पढ़ना पड़ेगा ना, इंग्लिश का चैप्टर ये सब है, उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ी अब तुम अलग से देख के लिखेगा, उसको थोड़ी तुम ऐसे करके लिखेगा। इको तो बिना देखे लिखेंगे दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। हम्म। सर। मार्क्स जुड़ेगा सर, देखना पड़ेगा ना सब। सब लगा 100 में से हम पीछे रहेंगे। प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए एक भी सब्जेक्ट देखने का जरूरत ही ना हो, हाँ सर। वो तेरा फायदा होगा ना आगे जाके। चलो आगे बताओ। आगे हो गया सर, चैप्टर खत्म। हो गया, अब इसमें आऊं। हाँ सर। इसमें तो क्या बोला है सेक्शन 2 में, स्टेट विद वैलिड रीजंस, स्टेट विद वैलिड रीजन व्हिच इज द फॉलोइंग इज कितना ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा ये वाला पार्ट में बाद में आता कितना हूँ, ठीक है, ये चेंज और 1 एंड 2 में बाद में आता हूँ, वो थोड़ा अलग है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ खुला सर?
दिख नहीं रहा स्क्रीन? नहीं सर। वेट अ मिनट। हाँ दिखा। क्वेश्चन नंबर अब आया। 3, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन इज एन एग्जांपल, ये राइट लिखा है। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इसलिए काटा हूं क्योंकि कंपनसेशन 2 होगा, ऑफ नहीं। और ये क्या लिखा है? पढ़ विक्टिम्स। नहीं पाया मैं। अच्छा, पढ़ नहीं पाया था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 राइट है। Domestic household performed by women may not be considered as an economic activity. Defend or refute the given statement valid reason. अब मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, दिव्या का भी हेल्प हो जाएगा इसमें। ओके, अच्छा रहेगा ना? बोला है कि कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन इज एग्जांपल ऑफ ए वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ मेजर लिया है, साइक्लोन हो चुका है, इसीलिए फ्री हेल्थ केयर, फ्री फूड, ये सब प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट। तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट के रूप में आ गया ना, दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। इसमें कोई प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है और ना ही इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इसका अंदर इसमें, ठीक है। तो इसीलिए कोई मतलब होता है ना, इसमें ना ही कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है और ये एक टाइप का ट्रांसफर पेमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, दिव्या के लिए जस्ट अगर तुमको ऐसे समझ नहीं आया तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जस्ट टेक ए फोटो ऑफ दिस, उसके बाद पढ़ लेना। काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। आंसर नंबर 3, compensation of to victims of cyclone is not included because there are these are transfer payment by the government to the victims, therefore is not included, therefore it is not included in the estimation of national income। ठीक है, तो यहाँ से फोटो खींच के आंसर लिख लेना। एंड ये सेकंड वाला भी अच्छा है, डोमेस्टिक हाउसहोल्ड सर्विसेज परफॉर्म बाय वुमेन मे नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, बता दो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है? तो जिसमें गुड्स का इंटेक और मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता। नहीं है ना है? जिसमें होता है सब वो इकोनॉमी, जिसमें नहीं होता वो नॉन इकोनॉमी। हाँ, मनी ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसमें इसमें क्या होगा? इसमें मनी ट्रांजेक्शन है नहीं है? वुमेन तो मतलब हाउस वाइफ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, घर का खाना बना रही है, उसमें ना मतलब उसको मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन के थ्रू किया जा रहा है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वर्ड आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो ये जो आंसर लिखा है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दिस वर्क which इज डन। is done by the woman is not paid, she do it for the purpose of love and affection, this is there is no transaction of money, this is right good answer। ठीक है, ये आंसर फॉलो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में तो आंसर तो राइट लिखा है, निकाला जो है वो राइट निकाला है। और ये क्या तरीका है फोटो खींचने का? हाँ सर, ये क्या तरीका है फोटो खींचने का? ऐसा पाव आ गया सर, सॉरी सर। बैड, पेपर चेक नहीं करता, काट देता है आंसर को, सॉरी सर। ध्यान रखना आगे से। ओके सर, सॉरी सर। एक ये होता है ना बेड यार, में बैठ के करना। दिस सॉरी नॉट सर, बेड में डज बैठ नॉट के लुक गुड। हाँ, अच्छा अच्छा नहीं लगता ना देखने में, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। एंड दिस इज टोटली, इट सीम्स लाइक टोटली डिसरेस्पेक्टफुल एंड इनडिसिप्लिन, सॉरी सर, सॉरी मतलब ठीक है, ध्यान रखना आगे से। सॉरी सर। चलो कोई नहीं, आगे से बस मत करने जाना इसे। ये रुपीस का साइन नहीं दिया है, फाइनेंसी का साइन नहीं दिया है, रुपीस का साइन नहीं दिया है, नहीं दिया है रुपीस का साइन। यहाँ पे काटा हूं मैं, और कितना मार्क्स दिया हूं? कितना में? 3 में, 3 में 1 मार्क्स दिया हूं, जस्ट थिंक ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि सम तो राइट है, लेकिन यहाँ क्या नहीं लिखा है तुम? रुपीज भी नहीं लिखा, लैक्स भी नहीं लिखा। 1500 एंड 1500 लैक्स में तो कितना बड़ा अंतर है, बाप रे, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। लैक्स में 5 जीरोस एक्स्ट्रा लगेगा, और इसमें और 1500 से 200 ओनली 2 जीरोस होता है 100 में। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्यों काटे सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक होता है ना। हाँ तो राइट ही तो है, कहाँ काटा हूँ बता, कौन सा वाला काटा हूँ? नीचे से काट दिया, कहाँ पे लिखा है नीचे लास्ट काट में? नीचे ही। हाँ। ये
और ये वैल्यू आउटपुट राइट लिखा है, राइट ही लिखा है, वैल्यू आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट है, ठीक है, सेल सीधा कर लिया और वैल्यू आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक, राइट है, सब राइट है। काटा तो इसलिए हूँ क्योंकि लैक्स लिखा नहीं है, रुपीस लिखा नहीं है, इसलिए काटा हूँ, अच्छा और कोई काटने का रीजन नहीं है, बोलो आपकी ठीक गलती है। हो गया। हाँ राइट है आंसर, ऐसा आंसर राइट है, लेकिन आंसर राइट क्या है, इसको राइट थोड़ी बोलेगा, 1500 और 1500 लैक्स कितना बड़ा अंतर होता है ऐसा में, बोल दो। तो वहां मार्क्स करता है। ये तो फालतू का मिस्टेक है, ये फालतू का मिस्टेक है, एकदम ही फालतू का मिस्टेक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रिकॉशंस, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों दिया हूँ, किस चीज का प्रिकॉशंस लिख रहा है, किस चीज का प्रिकॉशन लिख रहा है, वो तो लिख मेंशन करना पड़ेगा ना, अच्छा क्या चीज का प्रिकॉशंस लिख रहा है तुम, हाँ सर हाँ हाँ, सही बात। ठीक है। अभी जो पॉइंट लिखा है, सब पॉइंट लिखा है वो कॉलम के लेफ्ट साइड में लिख रहा है, सब पॉइंट जब भी लिखेगा कॉलम पे राइट साइड में लिखेगा, मैं पहले भी बताया था, फर्स्ट एग्जाम जब लिया था तब यही गलती किया था तो तुम। लेफ्ट साइड में तो लिखा है सर। कहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है, मेरे लिए तो राइट साइड है, तुमको राइट साइड में लिखना है ना, मैं लेफ्ट बोला क्या, तुमको राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, लेफ्ट मतलब कॉलम तो के उस लाइन साइड किधर में, लिखेंगे? इस साइड में, लाइन के इस साइड, राइट साइड में, मेरे साइड से राइट होगा, तेरे साइड से लेफ्ट होगा वो, नहीं हम लोग तो सर ऐसे मतलब लिखते यहाँ हैं, पे लिख, पूरा जिंदगी ऐसे ही लिखते हैं। ये ओ वाला वहाँ यहाँ लिखेंगे, लिखेगा, ठीक है सर। ओ मालूम नहीं था सर, मैं ऐसे ही ठीक है। लिखता ये सही तरीका नहीं है, काटने वाला काट सकता है, आई डोंट नो, हूँ। काटने ठीक है वाला सर काट मैं सकता लिख है, मैं होता तो काट देता, मेरे जैसे और भी कोई इंसान मिलेगा तुमको काटने वाला, मेरे जैसे कोई और मालूम भी नहीं था मिल सर। सकता है ना कि यार मौका मिला काट लेते। हाँ तो जब भी तुमको एकदम अच्छा मार्क्स चाहिए ना 90 के ऊपर, 95 97 तक, 95 97 99 100, 100 तो एक बार मैं थोड़ा हट हटा देता हूँ, 99 100 तक अगर तुमको चाहिए, 99 98 तक चाहिए, तो तुमको हर साइड से अपने को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, हर साइड से, यू नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी रेस्पेक्ट। 100 में 100 ओके एक्चुअल में इक्वल में मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग दे देता है, वो अलग बात है, और वो देगा तभी जब तुम 100% परफेक्ट है, ऐसे थोड़ी तुमको 100 में 100 बिठा देगा, है ना, कुछ तो तेरे अंदर होगा तभी तो बिठाएगा ना, तो वो तो सब कुछ फिर से रीचेक करेगा कि यार ये कहाँ गलती खोजे इसका, तो देखेगा कि यार ये यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं, तो काट देगा वहां पे, प्रीपोजिशन देखना स्टार्ट कर देगा, स्पेलिंग देखना स्टार्ट कर देगा उस टाइम में, ठीक है। तो परफेक्ट होना चाहिए हर एंगल से, लूपोल नहीं होना चाहिए, लूपोल होगा तो सामने वाला फायदा उठा लेगा, ओके। ओके सर। ये राइट है ऐसे आंसर जो लिखा है, हाँ ये मैं इसीलिए मार्क्स काटता हूँ, कितना दिया हूँ, 2, कितना कितना क्वेश्चन मार्क्स है, 3। 4, 50% मार्क्स काट लिया हूँ इसके कारण, सिर्फ इसके कारण ही काटा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क और ये पॉइंट लिखने के कारण, समझा। ठीक है अब जो लिखा है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, दिस इज राइट, बट एक चीज है, ये जो तुम फॉर्मूला लिखा है ना, ये बुक में मुझे कहीं मिला नहीं है, तो दिस इज थोड़ा सा रिस्की टू राइट है, राइट है वैसे राउंड नहीं है, इसे मैं राइट दिया हूँ मार्क्स। नहीं ये बुक में है सर, ये जो फॉर्मूला लिखा है आपको ना, फोटो भेजते हैं। हाँ कभी फोटो अच्छा भेजते ठीक है, बाद में हैं। भेज देना, हलवाड़ी नहीं है, बाद में भेज देना, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे बुक में मिला नहीं था, लेकिन ऐसे राइट है ये वाला, ठीक है, तो संदीप अगर गर्ग बुक में में नहीं है है तो सर, लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है सर, रिकवरी संदीप गर्ग में होगा। अच्छा नहीं, एनसीईआरटी बुक में एक्चुअली मुझे मिला नहीं था ये चीज, नहीं मैं ऐसे मार्क्स काटा नहीं हूँ, ठीक है, वैसे आंसर राइट है, ठीक ढाई है। दिया है सर। मैं मार्क्स काटा हूँ बेसिकली, हाँ राइट ही दिया हूँ, मैं राइट ही दिया हूँ ना, राइट है तो राइट ही दूंगा, अब बुक में नहीं होता तो वहां मेंशन कर देता, हाँ इसे लिखा ढाई ना दिए बस, हैं फिर भी दिस इज सर, नॉट रिटन इन बुक, ढाई दिए फिर। हाँ मैं 2.5 दिया हूँ। तो झगड़ा नहीं करता, जितना भी स्टूडेंट्स है ना सब झगड़ा करके मार्क्स ले जाता है। आस पास की काटे है सर, कितना मार्क्स का था, पता नहीं 3, 3 4 मार्क्स का। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब एग्जाम तक, एग्जाम के पहले तक खत्म हो जाएगा, ये हाफ ऑफ मार्क्स काटना जो है ना, एग्जाम के 1 महीना पहले जब एग्जाम सब लूंगा तो उस टाइम में थोड़ा हल्का हो जाएगा, उस टाइम में मोटिवेशन जो होगा ना, अभी सीखने का काम है, सीख रहे हो तुम कैसे हाँ करना सर। चाहिए, ऐसे ही सब कैसे लिखना चाहिए। हाँ सर। ये वाला ब्लंडर मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 11, मैं ऐसे 11। इनकम कैलकुलेट करने बोला हूँ और तुम वेजेस एंड सैलरीज तो लिया है, इट्स ओके, कोई गुड, कोई बात नहीं, रॉयल्टी इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन टैक्स एंड प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट के अंदर ही तो कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, प्रॉफिट कितना पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हाँ आप सब गलती नहीं है, प्रॉफिट कितना पर, दिमाग में आएगा। प्रॉफिट में आ जाएगा कॉर्पोरेशन हाँ मैं टैक्स, डिविडेंड, दिमाग में आएगा। एक बार दिव्या को के लिए बता देता हूँ ना, फिर वो कंफ्यूज होगी,
प्रॉफिट क्या होगा? डिविडेंड, डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक होगा रिटर्न अर्निंग्स। रिटर्न अर्निंग्स नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स, सीटी लिखता हूँ कॉर्पोरेशन टैक्स को। तो ये तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। हमें तुमको ये ब्रेक करके भी दे दिया, हमें तुमको तो रॉयल्टी फाइनल शायद वैल्यू भी ऐड दे होगा, दी। रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, लॉयल्टी तो ऐड हो गई, लॉयल्टी तो अलग है ना, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है लॉयल्टी। वो तो ऑथर लोग को जो बुक में जो प्राइस जो फीस मिलता है बुक लिखने पब्लिश करने के टाइम में, उसको बोलता है रॉयल्टी। वो तो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो ये कंपनी का बात है प्रॉफिट। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब दे दिया। सब देने के बाद प्रॉफिट भी दे दिया। मुझे पता था रॉन्ग करेगा तुम लोग, मतलब पेपर सेट करने के पहले मुझे समझ आ चुका जानबूझ था के तुम लोग दिए ये सर। चीज पक्का रॉन्ग करेगा। मैं जानबूझ के इतना इजी जानबूझ क्वेश्चन के दिया था, दिए। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था है नहीं। मुझे पता था इस चीज पे पक्का रॉन्ग करेगा, 120% मैं गारंटी दिया था कि पक्का रॉन्ग करना ही है, दोनों में से एक भी राइट नहीं करेगा। तो ऐसे ही रॉन्ग किया है, ये मैं जानबूझ के दिया था वैसे की। ध्यान रखना ये सब चीज। ओके सर। अब तुम एक और गलती किया, एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर नहीं, इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हाँ, नेट तो वर्ल्ड आता है, माइनस करने के बाद वो नेट वर्ल्ड आ गया उसके अंदर। ये सब सर गलती ये मत करो। क्वेश्चन पेपर नहीं आना सर। क्वेश्चन पेपर नहीं है मतलब क्वेश्चन पेपर निकाल के मोबाइल में ऑन करके क्यों नहीं नहीं आ रखा है? गया। या तो निकाल दिया अगर। क्वेश्चन पेपर मैं इसमें ओके, शेयर नहीं कर मैं सकता आपको बिकॉज स्क्रीन मैं स्क्रीन से शेयर कर स्क्रीन दूं नहीं क्या? कर रुक जा, सकता। दिखाना पड़ेगा। ओके, नहीं रुक जा, आ मेरे गया पास सर। क्वेश्चन पेपर आ गया क्या? आंसर पेपर है, क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आंसर मेरा पेपर एक्चुअली क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है सर। है ना क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मेरा इसमें फोल्डर में अपलोड नहीं किया था क्वेश्चन पेपर को मैं। ठीक है, अब एक और गलती क्या किया है तुम, करेंट ट्रांसफर क्यों इंक्लूड किया ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालने के टाइम में? नेट करेंट इनकम टू अब्रॉड, नेट करेंट इनकम सर टू वो अब्रॉड है मतलब क्या क्या? सर, हमको लगा ऐड होगा। नेट करेंट इनकम टू अब्रॉड जब अपने प्राइवेट इनकम पढ़ा रहा था उसमें आया था ये चीज। करेंट इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ये सब भी इंक्लूड होगा, यूनिलैटरल पेमेंट ये सब भी इंक्लूड होगा, जो नॉन मॉनिटरी तो नेट ट्रांजेक्शन करेंट होता है। इनकम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं, नेट करेंट के अंदर ट्रांसफर पेमेंट ये सब भी इंक्लूड होता है। मैं गवर्नमेंट जो यूएसए को फ्लड के लिए जो डोनेशन दे रहा है या चैरिटी में कुछ लगा रहा है, यूएसए गवर्नमेंट को कुछ अर्थक्वेक ये सब आ गया जापान में, तो उसके लिए जो डोनेशन ये सब दे रहा है, जापान को देने का जरूरत नहीं है, फिर जापान के पास खुद ही वो कभी बोरो भी नहीं करता है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि समझ लो इंडियन गवर्नमेंट चाइना को पैसा लेंट दिया है, रुपया दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्लड आया है तो फ्लड के लिए पेमेंट किया है। पेमेंट मतलब कि अपना मन से किया है, लव एंड अफेक्शन के कारण। चाइना तो भूल जा, यूएसए का बात ले, यूएसए के पास भी बहुत कुछ है, बांग्लादेश को दिया है, नेपाल को दिया है। तो वो क्या हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ना, उसके लिए तो थोड़ी सामने वाले से कोई चार्ज कर रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा है, वो लोन नहीं है, फ्री गिफ्ट है, कैश गिफ्ट इसको बोलते हैं। तो जब वो कैश गिफ्ट ये सब देता है ना, तो वो नेट क्रेडिट इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में अंतर क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड में ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होता है। लेकिन नेट करेंट ट्रांसफर, हाँ, ये जो करेंट ट्रांसफर हो गया ना, इसके अंदर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होता है। तो इसमें तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस अच्छा सर। इंक्लूड होगा ही नहीं ना इसमें, तब तो तेरा वायलेशन हो गया फिर ऐसे इनकम का, प्रिकॉशंस हाँ फॉलो नहीं कर रहा है समझ इसका मतलब तुम सही से, समझ रहे? समझ गए सर, ये वाला ध्यान इसलिए रखना। ओनली, हाँ, इसलिए ओनली फैक्टर सर इनकम फ्रॉम हमको अब्रॉड मालूम एंड नहीं था फैक्टर सर, इनकम नेट टू करेंट अब्रॉड। इनकम में हमको मालूम नहीं था नेट करेंट ये इनकम फ्रॉम एकदम, टू अब्रॉड मतलब ये मालूम नहीं। इसलिए तो मैं दिया हूं, मुझे पता था ये नेट करेंट के बारे में भूल गया होगा, एकदम लास्ट वाला क्लास में बताया था, थोड़ा सा चीज था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं था। प्राइवेट इनकम का अंदर आया था ये नेट करेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड वाला, इसलिए मैं दिया हूं ताकि रॉन्ग हो। और मैं पेपर तो ऑब्वियसली ऐसे बनाऊंगा ताकि रॉन्ग हो, ताकि और अच्छे से बने। जो चीज तुमको आता है वही चीज मैं दे दूंगा, मुझे पता है तुमको क्या क्या आएगा। मैं तुमको अभी पूछूंगा डेफिनेशन ऐसे इनकम का, बता देगा, पता है ऐसे इनकम का डेफिनेशन क्या होगा? जानबूझ के दिया सर, हमको मालूम है सर जानबूझ के।
हाँ जानबूझ के दिया हूँ, ये पेपर बनाइए जानबूझ के बना हुआ है, मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या क्या रॉन्ग हो सकता है। हाँ सर, अब पैसे वो अंकल का गलती नहीं होगा। डेफिनेशन जीडीपी का डेफिनेशन, हाँ आपसे ध्यान रखना थोड़ा। पैसे अंकल का डेफिनेशन हाँ अगर बहुत जीडीपी का गलती की। डेफिनेशन अगर मैं तुमको पूछ लेता तो यार तू तो कोई भी बता हाँ देगा ना, वो तो एकदम बेसिक वाला चीज है। पहला वाला टॉपिक है पैसे अंकल का डेफिनेशन क्या होगा बता। सर, नेशनल इनकम डेफिनेशन सर, बट ये क्या बोलते हैं सम, एक मिनट सर, ये क्या बोलते हैं इसका, नेशनल इनकम डेफिनेशन बोल नहीं पा, वही सर, जितना भी सर वो, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज ये होता है ना, इंग्लिश एक्सपेंडिचर में, ऑन दी, अब बोला नहीं आ रहा सर, कैसे बोले सर। हिंदी में बता दे, इंग्लिश का ये फॉर्मुलेशन नहीं चाहिए, हिंदी में बता दे। सर एक्सपेंडिचर ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एग्रीगेट लेवल में उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। पहले वो फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए हाँ, कंट्री बाय दी whether it is, हाँ, नॉन whether it रेसिडेंट्स, is resident or non whether it resident। is produced नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, नहीं वो तो जीडीपी का बात हो गया नहीं ना, सर, इसमें नेशनल इनकम का नहीं सर, डेफिनेशन तुमको याद नहीं है। नहीं सर, मतलब नहीं आई सर, वाज वो क्या, रॉन्ग, मुझे लगा था नेशनल इनकम जीडीपी का डेफिनेशन याद होगा। नहीं हम बोलते सर, हमको ये हो गया, मतलब बोलते ये तो मैं मतलब, बता ही दिया, अब क्या बताएगा बहुत पता। मतलब नेशनल इनकम मतलब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, whether by the resident of the country, whether he lives in the domestic territory or outside of the outside of the country, is called national income। परफेक्ट आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर नहीं है, तो कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग है। मतलब नेशनल इनकम का डेफिनेशन एकदम क्लियर नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा तुम इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे समझा, जस्ट मुझे वो वर्ड चाहिए था क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वर्ड्स चाहिए। तो टेक्निकल वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स बता देगा, समझ तुमको ऐसा आता है, बाकी तो तुम इंग्लिश सर में फ्रेम कर मतलब ही वो लेगा। जितना भी मनी जो देश में, जो देश कमाता है, तो वो जो आदमी, जो देश का आदमी है, वो इंडिया में रह के कमाता है या बाहर में कमाता है, लेकिन वो इंडिया का अगर आदमी कमाता है तो वो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में ऐड होगा। बाहर में कमाए इंडिया में कमाए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, फिर से बता एक बार, एक्सप्लेन अगेन। मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है ना सर, जो जो या इंडिया का जो आदमी है, वो अगर विदेश में भी कमाए या इधर किधर भी कमाए, अगर वो कमा रहा है तो वो इंडिया का नेशनल इनकम में ऐड होगा। विदेश में कमाए मतलब विदेश में रह के कमाए या फिर हाँ, विदेश में रह के कमाए या सर इंडिया में रह के कमाए, वो अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो वो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में ऐड होगा। इंडिया का रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम में ऐड होगा। ऐड होगा। हाँ, नॉन रेसिडेंट, अच्छा वो रेसिडेंट है ना इंडिया का, हाँ ना नॉन इंडिया का रेसिडेंट है। रेसिडेंट है, लेकिन वो इंडिया का टेरिटरी में हाँ रहेगा या बाहर में रहेगा वो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करते, वो मैटर करता है वो बस वो अगर इंडिया का वो रेसिडेंट है, बस ये मैटर करता है। मतलब इंडिया का इंडिया का वो रेसिडेंट और जीडीपी में, मतलब वो ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी मतलब में जीडीपी, मतलब सर वो ये जो अपना जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं जीडीपी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता प्रोड्यूस, है हाँ, बाय दी बाय दी डैश एंड डैश, बाय दी डैश एंड डैश, बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओनली रेसिडेंट। हाँ सर, और क्या होगा सर? उसमें मेन फैक्टर क्या है, जीडीपी में क्या चीज इंक्लूड होगा क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा, वो चीज सर को देखने के लिए मेन एलिमेंट क्या है मेन उसका, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, बस ये मेन उसका रीजन है। अंदर होना चाहिए। तो वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो नॉन वो मैटर रेसिडेंट नहीं करता फर्क है, नहीं पड़ता है, वो रेसिडेंट हो बस या नॉन रेसिडेंट हो वो फर्क नहीं पड़ता है उससे। बस वो ये देश बस का बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। देश का बाउंड्री के अंदर प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब वो हाँ, जीडीपी में इंक्लूड होगा। ऐसे कह के इंक्लूड तुमको होगा। ऐसे डूइंग अ पर्टिकुलर पीरियड, डूइंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन पीरियड ऑफ टाइम, गिविंग गिविंग डूइंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड पर्टिकुलर ऑफ टाइम। पीरियड में, ये भी सर इंपॉर्टेंट लिखना। बोल नहीं पाते सर, बस बोल नहीं पाते सर, लिख लो। बोल नहीं पाएगा तो मतलब तुम मुझे हिंदी में भी अगर अच्छे से समझा देता ना, इसका मतलब तुम लिख लेता अपने आप ही, लेकिन तो हिंदी में भी नहीं समझा पाया। ये तो फिर भी ठीक था जीडीपी वाला, मतलब थोड़ा सा उससे आइडिया मिल गया था तुमको, लेकिन ऐसा इनकम तो नहीं बता पाया तुम उतना अच्छे से, उतना अच्छे से क्या बता ही नहीं पाया सही से। कैसे चलेगा एमनी, ऐसे नहीं चलेगा।
बिकॉज मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हर चीज याद रखना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार छोटा छोटा चीज अगर याद नहीं रखेगा तो एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ी ये सब लेके बैठेगा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर हाँ देते हैं सर, फिर से। वो थोड़ी करेगा तुम, वो पॉसिबल भी नहीं है। आज मैं तुमको बोल दिया मैं तेरा कल एग्जाम लूंगा, तुम पूरा मतलब होता है ना सिलेबस पढ़ के रखना मैक्रो का 5 चैप्टर, तो तुम क्या 5 चैप्टर कल तक खत्म कर पाएगा? नहीं सर। नहीं ना, तुमको तो पहले से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी तो वही हो रहा है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हाँ सर। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ हर चीज हर इंसान को याद रहेगा, लेकिन यार कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज एकदम बेसिक चीज है ना, ऐसा इनकम ये सब तो याद अगर नहीं रहेगा तो फिर मतलब इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक सिंपल पेपर बनाना पड़ेगा फिर मुझे, एकदम सिंपल वाला, उसमें सिंपल क्वेश्चंस देके पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना तेरा प्रिपरेशन अच्छा है। एकदम सिंपल, कुछ नहीं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं, कुछ मतलब घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एकदम टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट क्वेश्चंस। घुमा फिरा के एक भी लैंग्वेज में कुछ घुमा फिरा के कुछ ये नहीं होगा। तब पता चलेगा कि तुम्हारा सिंपल में भी कितना अच्छा प्रिपरेशन। ये थोड़ा सा मीडियोवल पेपर था, स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई था पेपर का। वही से वो याद था सर, अचानक से पूछ लेना बखला गया। अचानक से अचानक से पूछूंगा मैं तो वैसे ही, यही चलेगा मेरा अभी तक, अभी से बखला गया। अचानक से कुछ भी क्लास में हाँ, 5 मिनट बखला गया। लूंगा, कोई भी टॉपिक से कोई भी टॉपिक उठाऊंगा, पूछूंगा अपने मन से कुछ भी कहीं से भी, तो वही चीज पूछूंगा जो तुमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम साइड वाला चीज पूछ रहा हूँ। जीडीपी का डेफिनेशन, ऐसे इनकम जी डेफिनेशन, स्टॉक फ्लो, ये सब तो बेसिक चीज है। सर, वो सुनिए ना सर, वो हाँ स्टॉक और फ्लो का ना सर हम लिख रहे थे नेशनल इनकम नोट सर, वो फेयर कंपनी में। हाँ, तो आज फिर से रिवाइज करने के लिए आज कल तक मार्क्स घटिया आया तो रिवाइज फिर से कर लेते सच बैठ के। अभी क्लास में जो रिवाइज अपने से करेगा। लिख रहे थे सर वो, लेकिन नहीं सर नहीं, मतलब बोले क्या हम्म, स्टॉक और फ्लो का ना एक प्रॉपर मतलब डिफरेंस लिख के भेज देंगे सर। इससे मैं भेजा था एक बार शायद ग्रुप में, नहीं, वो स्टॉक फ्लो का नहीं है बस। स्टॉक फ्लो का ही था एक बार, ठीक है मैं देख लूंगा एक बार। देख लीजिए। ठीक है देख लूंगा, जितना मुझे याद है मैं भेजा था, फिर भी मैं देख लूंगा एक बार में। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन है गिविंग रीजंस एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन द एस्टिमेशन इन एस्टिमेटिंग जीडीपी एट एमपी। कैसे कैसे ये सब कैसे ट्रीट होगा, जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, बेसिक बात वो है। तो जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इसमें तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज फीस टू ए मैकेनिक पेड बाय ए फर्म। फीस टू ए मैकेनिक, मैकेनिक मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक? मैकेनिक सर जो काम करता है। जो सेकंड हैंड गुड्स को रिपेयर करता है। मैकेनिक अपने वर्ड तभी यूज करते हैं जो सेकंड हैंड गुड्स को, मैकेनिक वर्ड मतलब कुछ फीलिंग नहीं आ रहा मैकेनिक वर्ड से, कुछ रिपेयर हाँ करना सर। करना या फिर कुछ, तो सेकंड हैंड गुड्स को जो रिपेयर करता हाँ है हाँ वो हो गया मैकेनिक। आई कैन से हाँ मीनिंग तो वही निकल रहा है हाँ मैकेनिक का। तो बोला जा रहा है यहाँ पे हाँ हाँ कि फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म, एक फर्म ने मैकेनिक को फीस दिया, तो सेकंड हैंड गुड्स का रिपेयर करने के लिए फीस दिया, तो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ही इज रिपेयरिंग द सेकंड ऑफ गुड्स which is not producing any final goods and services, which is not producing any final goods and services, who is not producing any final goods and services थोड़ी प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो रिपेयर कर रहा है चीज का। अब बिल्डिंग का रिपेयर कर रहा हूं मैं, मैकेनिक हम को बुला लिखे थे लिया ना सर। बिल्डिंग का रिपेयर। क्या लिखा था तुम, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लाइट लिखा था शायद, ये वाला सर मैं हम और तो लिखा लिखे थे था कि याद। इंक्लूड होगा सर। हाँ तो इंक्लूड कैसे होगा, मैकेनिक मतलब क्या हो गया, जो सेकंड हैंड गुड्स तो को रिपेयर कर रहा है। उसको वेजेस देंगे ना सर, वो फीस देंगे उसको। तो वो फीस और वेजेस तो हाँ आता ही है ना, सैलरी देंगे, सैलरी नहीं आएगा। तो वो तो तो नेशनल फीस एंड इनकम में वेजेस इंक्लूड एंड करते सैलरीज हैं। तो एम्प्लॉइज का था, वेजेस एंड सैलरीज किसका था वो वाला, हाँ, मैं जो इनकम मेथड से करवा रहा था, 3 मेथड एम्प्लॉयज था, का था। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ एम्प्लॉइज का था, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, इसलिए तो था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज सोशल का था, सिक्योरिटी वेजेस स्कीम, एंड सेम एम्प्लॉइज था। का था वो। समझ गए सर। तो ठीक है वो सर तो एम्प्लॉइज उसमें का था, याद एजम्पशन लेना रखना। होगा कि वो सेकंड हैंड गुड्स का है। मैकेनिक बोल दिया, तेरा वर्ड मैकेनिक आ गया इसमें। अब इसमें अगर ब्रोकर होता, सर अगर हम कमीशन कोई चार्ज बाई ब्रोकर। नहीं नहीं, अगर सर नहीं सर, नया मशीन लाए हम, नया मशीन हाँ लाए, उसको सेटअप किए, तो मशीन का तो जो हाँ, जो बना इंस्टॉलेशन मैकेनिक है उसका कॉस्ट, भी तो चार्ज वो मशीन का। हाँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंस्टॉलेशन तो कॉस्ट इंक्लूड जिसको होता ही बोलते है हैं, ना हाँ सर वो मशीन में। वो इंक्लूड होगा, लेकिन दिस इज नॉट इंस्टॉलेशन कॉस्ट।
यहाँ पे बोला है मैकेनिक, पूरा लिख ही दिया है मैकेनिक, इसका मतलब वो ठीक कर रहा है, कुछ रिपेयर कर रहा होगा पक्का। अगर यहाँ पे बोलता है ना फीस अच्छा पेड टू ए मैकेनिक फॉर इंस्टॉलिंग, मैकेनिक को बुलाया नहीं जाता, सर्विस प्रोवाइडर होता है वो, इंस्टॉलेशन चार्ज जो लेता है। मैकेनिक का अच्छा काम ही होता है सिर्फ रिपेयर करना, मैकेनिक का काम ही होता है सिर्फ रिपेयर करना, जो इंस्टॉल करता है ना वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। समझ ले, तुम समझ एक ये बाइक की है, टीवी बाइक की है या फ्री ये एसी बाइक की है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आदमी चाहिए ना, उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलता है, उसको मैकेनिक नहीं बोला जाएगा। समझ मैकेनिक वर्ड तभी हो जाएगा अभी कोई चीज रिपेयर होता है ना तभी, ठीक है। तो रिपेयर तो सेकंड हैंड गुड्स का ही होता है, अब फर्स्ट हैंड गुड्स का थोड़ी रिपेयर होगा, फर्स्ट हैंड गुड्स का तो प्रोडक्शन होता है। यहाँ अगर होता है ना कमीशन, कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर, ब्रोकर मतलब क्या है, ब्रोकर मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ब्रोकर? दलाल दलाल, दलाल मतलब प्रॉपर्टी ब्रोकर ऐसे होता है ना, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस का ब्रोकर, ब्रोकर से सब लोगों होता है। ये लोग क्या करता है, ये लोग तुमको गाइड करेगा, उसके बदले में एक फी चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। तो वो तो तुमको जब गाइड कर रहा है तो उसका तो कुछ स्किल्स लग रहा है ना उसमें, तो वो तुमको गाइड कर हाँ रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग सम स्किल्स, ही इज यूजिंग हिज हाँ स्किल्स, कुछ ब्रेन ये सब यूज कर रहा है, तो उसमें तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है वो, तब वो चीज तो जाके नेट मैकेनिक इनकम भी में तो सर इंक्लूड वो होगा। अपना स्किल्स, मैकेनिक भी तो अपना स्किल्स दिखा रहा है। लेकिन मैकेनिक जो काम कर रहा है, मैकेनिक जो है वो रिपेयर कर रहा है सेकंड हैंड, उसके बदले में उसको सेकंड हैंड गुड्स रिपेयर करने के लिए उसको फीस दिया जा रहा है। सेकंड हैंड गुड्स का तो कोई प्रोडक्शन नया मतलब तेरा जो ये नैसा इनकम का डेफिनेशन है, तो नैसा इनकम का डेफिनेशन क्या है, सर वही अब नैसा फिर इनकम का बोलेंगे सर। डेफिनेशन क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड, मैं ही बता देता हूँ, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल पहले गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ ऑल फाइनल गुड्स फाइनल तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो सेकंड हैंड गुड्स का गुड्स बात किया सेकंड जा रहा हैंड है। गुड्स हो रहा है, समझ गए मैकेनिक मत, यहाँ तो सेकंड हैंड गुड्स का बात हो रहा है, तो जब सेकंड हैंड गुड्स के लिए तो मैकेनिक को फीस दे रहा है, तो सर। इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। हाँ समझ गया। ठीक है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसीलिए वहां फिर सेकंड हैंड गुड्स के हिसाब से काम कर तो रहा है, वो कैसे लिखेंगे, सेकंड हैंड फीस गुड्स टू को रिपेयर मैकेनिक कर रहा है, पेड बाय अ फर्म इज नॉट इंक्लूडेड एज दिस, उसके बाद इज नॉट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, एंड ही इज रिपेयरिंग सेकंड हैंड गुड्स, and he is not as he is not producing any final goods and service, as he is not producing any final goods, fees to a mechanic paid by a firm should not be included in the calculation of asset income, because he is not, because he is providing, he is repairing second hand goods which is not a final good, which is not a final good, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट पेड बाय ए इंडिविजुअल ऑन ए कार लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक, बैंक से लोन लिया है एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बैंक से लोन लिया है, तो इंडिविजुअल मतलब क्या, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्यों कार लिया है, वो कार का लोन क्यों लिया है, लेने का क्या रीजन होगा, सेल्फ यूज के लिए, खुद का यूज के सिर्फ लिए, खुद का यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो कोई भी चीज सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कंजम्पशन। होता है, हाँ, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होता है, तो वो चीज नैसे इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। वो कार पे ऊपर लोन उठाया, उससे तुम अपना खुद का यूज करेगा, उससे इकोनॉमी का क्या डेवलपमेंट होगा, से हाँ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रहा है, से थोड़ी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, या थोड़ी तुम इसका बिजनेस पर्पस के लिए लगा रहा है इसको, समझ उस कार को अगर तुम बिजनेस पर्पस के लिए समझ लगाता तब जाके वी कुड हैव सेड कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बिकॉज इट्स द टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना, मशीनरी प्लांट्स ये सब तो नेशनल इनकम हाँ यूज होता ही है हाँ प्रोडक्शन में, इनडायरेक्टली यूज होता है ना प्रोडक्शन में। तो तुमको हाँ तो डिसीजन लेने के देखिए पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या तुमको वो वाला जो सेंटेंस दिया है, जो तुम्हारा केस दिया है, वो केस क्या ऐसा मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा उससे, क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्या फाइनल गुड्स एंड वैलिड है कि सर्विसेज नहीं बढ़ेगा, समझ क्या बोर्ड, हाँ, क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, अगर नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, तब जाके तू कैन से कि हाँ वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होने वाला है। जैसे थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आंसर क्या लिखेगा, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन ए कार लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक शुड नॉट बी इंक्लूडेड in calculation of कैलकुलेशन national ऑफ income नेशनल इनकम बिकॉज because it is used for consumption purpose, not for protection purpose, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए अगर यूज होता, इसका मतलब उसके हेल्प से तुम इसका डायरेक्ट उस
वो तुमको डायरेक्टली हेल्प नहीं करता कोई प्रोटेक्शन बनाने में, माइट भी वो तुमको हेल्प करता ट्रांसपोर्टेशन जनरेशन में। ऑफ इनकम नहीं होगा उससे, उससे जनरेशन हाँ ऑफ उससे इनकम नहीं होगा। हाँ जनरेशन नहीं, इनकम माइट भी ना हो ऐसे करके, मतलब इनडायरेक्टली तो हेल्प हो ही रहा है ना। आज समझ लो मेरे पास लॉरी है, हाँ मेरे पास रॉ मटेरियल्स है, वो लॉरी बाई क्यों किया हूं मैं, ताकि रॉ मटेरियल्स में उसको अपना डीलर के पास पहुंचा पाऊं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कोई पता मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा पाऊं रॉ मटेरियल्स को, तो वो चीज तो हेल्प कर रहा है ना मुझे समझ गया। वहां तक पहुंचाने में। ठीक है, इसीलिए वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है। कंजम्पशन पर्पस के लिए ओनली हाउस होल्ड लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए काम करता है। ओके ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला लास्ट है, वाला सही लिखा, एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ थर्ड वाला लास्ट वाला सही, सही थोड़ा लिखा। बहुत सही, पूरा राइट नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ए कार फॉर यूज बाय अ फर्म, ये राइट है। फर्म यूज करने के लिए परचेज कर रहा है फर्म, तो फर्म क्यों यूज करेगा, मैं भी कैपिटल गुड्स के रूप में काम करेगा, मैं भी कैपिटल गुड्स के रूप में काम करेगा, बिकॉज इट शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज इट इज a part of capital good, because it is a capital good which will further help in production, which will further help सर in यही तो लिखा, इज अ production। पार्ट ऑफ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Final investment expenditure of whom? अच्छा, final investment expenditure of the firm which used for calculation of GDP। हाँ ठीक है, जीडीपी आई एम सॉरी ठीक है, से ना सर एनएनपीएफ से आएगा। आधे तो गया ना, तुम इतना सारा रॉन्ग लिखा है तो वो भाई फ्लो फ्लो में रॉन्ग ही, पक्का राइट को भी कभी, फ्लो में। राइट को भी, हाँ वो फ्लो फ्लो में क्या होता है ना, राइट को भी रॉन्ग दिया जाता है, वैसे ही होता है मेरे साथ, मैं वैसे ही दो करता हूँ, दो दो तो मैं राइट कर देता हूँ। मैं इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ा ही नहीं, तेरा अगर पूरा परफॉर्मेंस में वैसे देखा कि वैसा है तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं किया और फिर मैं काट दिया, मैंने छुटा छोड़ यार, क्या पढ़ के क्या करूंगा, कितना मार्क्स का, 2। दो। ऐसे इसमें ना पता है, एक सेकंड रुक जा, इसमें 2 मार्क्स का था, 1.5 देना चाहिए, इसमें कैपिटल गुड्स वर्ड आना चाहिए, अच्छा रहेगा, कैपिटल गुड्स इट इज ए टाइप ऑफ कैपिटल गुड, वो आना चाहिए, वो मेन बेसिक वर्ड है पॉइंट करते हैं। कैपिटल गुड। हाँ कैपिटल गुड जो वर्ड है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आना चाहिए आंसर में। चलो ठीक है, 2 ही रहने दो, कोई बात नहीं, पर उसको ध्यान रखना, अच्छा काट ही देते, तो तुम फिर से रॉन्ग करेगा। मांस काटने से क्या होता है ना, बच्चा में रहता है कि ऐसा मांस काटने तो याद है हमको, वरना बच्चा लोग भी लूज रहते हैं। तो कलकत्ता में कोरोना बढ़ गया है बहुत। बहुत ज्यादा, आप अरे निकले थे घर के लोगों बाहर? पे, निकला था पूजा में एक दिन निकला था पूजा में, मतलब निकला था, आया था 2-3 घंटा बाद, देखा होगा फोटो लगाया था ना। मास्क पहन के? हाँ मार्क्स सेंट, ज्यादा दूर नहीं गया था, 2-3 घंटे के लिए गया था रात को उस तरह से। रात को फिर भी ठीक है, दिन में और नहीं निकलना। नहीं एकदम जो पॉश एरिया नहीं है ना, उस एरिया में जा जहाँ भीड़ कम होता है, अच्छा। वहां पे जा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मशीन भी था सैनिटाइजर का, मशीन के अंदर घुस जा, पूरा बॉडी सैनिटाइज कर देगा, उसके बाद तुम पंडाल देख ले, ओ तो यहाँ तुमको तो वो ऐसे कुछ ऐसे नहीं था। चूज करना पड़। हाँ वहां पे तो, यहाँ तो पूरा भसान में डांस हुआ है सर। हाँ तो वहां पे इतना कोरोना का इफेक्ट नहीं है ना, कोरोना का इफेक्ट तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर यहाँ ऐसे करने जाए तो फिर तो आदमी सब, यहाँ का आदमी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है ना सर। हाँ ये बात भी सही है, वहां का आदमी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, सबसे पहले बात है वो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए फिजिकल वर्क हमेशा करना चाहिए, इससे क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम हमेशा बूस्ट अप रहता है, अच्छा रहता है, तेरा हेल्थ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फिजिकल वर्क करने से। अपने तो बैठे बैठे काम करते हैं ना, वो ज्यादा रिस्की है, उससे बीमारी ज्यादा होता है बैठे बैठे काम करने से, वर्कआउट तो कर लिया तुम, इसलिए अपने को क्या ना, वो सुबह उठ के योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब करना पड़ता है। जो खाया बर्गर पिज्जा उसको हो गया कोरोना। हाँ तो हो गई, ऐसे बर्गर पिज्जा जो खाने से खाया क्या रोटी होगा। सब्जी वो बच गया। वो तो है ही, समझा हाँ सर, क्या चीज है। समझ गया सर। अब नेक्स्ट टाइम से एक और टेस्ट ले लीजिएगा सर, यही सर एकदम मॉडरेट लेवल का।
नहीं मैं सोच रहा हूँ ना कि मनी बैंकिंग का भी ले लेता हूँ। नहीं सर, पहले यही ले लीजिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फिर से गलती कर रहा है, वो फिर चेक कर इंपॉर्टेंट लेना। चैप्टर तो है, लेकिन क्या बोलते हैं 6 तारीख को 3 तारीख को एग्जाम है ना, आज तो 28 हो चुका है। हाँ सर, 3 तारीख को। 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन। ठीक है कोई बात नहीं, दे देना इस चैप्टर का देगा तो, इंस्टॉलमेंट बिकॉज सर, मेरे मैं इंस्टॉलमेंट सोच रहा था चैप्टर। इस ऐसे इनकम का मैं सोच रहा हूँ एग्जाम के बाद फिर से एक दो बार ले लूंगा, लेकिन मैं एक बार सोच रहा था कि फुल मतलब होता है ना। हाँ बोल। मनी बैंकिंग ले लीजिएगा सर, लेकिन ये लेने से ठीक रहेगा सर, थोड़ा सा हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी को भी। नहीं मैं सोच रहा था मिक्सअप करके दे देता, मनी बैंकिंग ये ऐसा इनकम, नहीं सर, पहले यही दीजिए सर, मतलब यही 80 दीजिए। मार्क्स का ले लेता। नहीं, एक बार मैं सीमा कर नहीं देख देता मैं हूँ। बताता हूँ। हाँ नहीं वहाँ मनी बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, देख क्या होगा ना, तू मनी बैंकिंग भी कर लेगा साथ में, ठीक है। मार्क्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये 40 मार्क्स का वो 40 मार्क्स का क्या दिक्कत है, ये 40 मार्क्स का वो 40 मार्क्स का अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, वो 40 मार्क्स का भी नहीं बनेगा, 20 मार्क्स का चैप्टर है वो, बहुत मुश्किल से 40 मार्क्स का बनेगा, अभी तो चैप्टर और काट दिया है, सिलेबस और काट दिया है, हाँ सर। उसमें तो 10-20 मार्क्स का बनेगा, जो बनेगा इसी से बनेगा। तो वो मतलब छोटा चैप्टर है ना, तो फालतू का उसको हटाने का मतलब नहीं बनता, अगर वो बड़ा चैप्टर होता ना थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के साथ, मैं बोलता ना ऐसे इनकम लूंगा, तब हाँ जाके वो सर, ले प्रॉब्लम होता लीजिएगा है सर, काफी दोनों ज्यादा। ले लीजिएगा। लेकिन हाँ तो फिर मैं सोच रहा हूँ दोनों ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा, वो चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं मनी बैंकिंग। बैंकिंग में तेरा वो जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक वो इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज मनी, बेसिक कंसेप्ट बार्टर सिस्टम किसको बोलता है, मेजरमेंट ऑफ मनी, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें छिटुंकू फिटुंकू वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ खास नहीं है उस चैप्टर के अंदर, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो फालतू का उसको छोड़ के क्या फायदा, 60 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, 70 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, 50 मार्क्स का नहीं होगा, उसके जाकर 60-70 हो जाएगा, फिर उसको मतलब छोटा चैप्टर है ना तो छोड़ने का आई डोंट थिंक सेंस बनता है। फिर भी ओके अगर तुम ओके बोलेगा ऐसी नैसे इनकम नहीं देते तो नैसे इनकम ले लूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस। ओके। ओके तो फिर मैं क्या बोलते हैं दोनों का टेस्ट ले लूंगा, आई थिंक ऑन मोस्ट प्रोबेबली ऑन 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 30 को। 30 कौन सा डे है, ये 30 संडे सैटरडे है ना। नहीं सर, 30 तो ये है, कल 29 हो गया, जैसे फ्राइडे। हाँ फ्राइडे है क्या, ओके फ्राइडे को, ओके फ्राइडे को ले लूंगा, फ्राइडे ठीक फ्राइडे है। को सर मेरा लेकिन ट्यूशन रहेगा, कैसे देंगे? सैटरडे को देना 30 को, सिलेक्ट मत होना, सैटरडे को दे दीजिए, सैटरडे को सैटरडे को 30 मेरा को ठीक देना। रहेगा। हाँ ठीक है। मेरा नाम ओके सर। अब रुक जा, खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो लिखाया ही नहीं यार, लिखाऊंगा फिर मैं कल लिखाना पड़ेगा, आज थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो मैं कल लिखा दूंगा, बस सुन ले। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ओके सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, सपोज द जीडीपी ऑफ ए नेशन एक्स, सपोज द जीडीपी ऑफ ए नेशन एक्स, क्वेश्चन पेपर है ना तेरे पास, निकाल दे। निकाल। दो फोन नहीं है सर, एक मैं बता देता हूँ कौन ना, सा क्वेश्चन सर, वो तुम है फिगर्स लिख टेस्ट, लेना बस टेस्ट वाला ना? हाँ हाँ टेस्ट वाला, एक साथ नहीं, यहाँ देख लेना, यहीं पे तो लिखा हुआ है, 18-19 का फिगर दिया हुआ है, 19-20 का फिगर दिया हुआ है, एक्स का फिगर है, वाई का फिगर है, ओके, बेस ईयर 2000 और करंट ईयर का 4000, और 18-19 का बेस ईयर का वाई का 18-19 का बेस ईयर का है कितना, 1,20,000 ना 2 लाख, हाँ, 1 लाख कहाँ से आ गया यार, यहाँ पे 1 लाख, अच्छा 1 लाख, हाँ 12 लाख, 1,20,000, 1,20,000 करोड़, और 1920 का क्या है 2 लाख, राइट। तो बेसिकली तुमको बोला गया है कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी, देख जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या ना, फीलिंग्स आता है, रेट ऑफ चेंज है, जीडीपी डिफ्लेटर से फीलिंग्स आता है, रेट ऑफ चेंज है, जीडीपी डिफ्लेटर से अपने को ये पता चल सकता है कितना इन्फ्लेशन रेट था, जीडीपी डिफ्लेटर से अपने को ये पता चल सकता है कितना इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन था, बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी -1 × 100 होता है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, ये होता है ना जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, नॉमिनल बाई रियल होल ब्रैकेट -1 होल ब्रैकेट -1 इंटू 100, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन तुम लोग के बुक में क्या है -1 किया नहीं है, तुम लोग के बुक में क्या किया ना, डायरेक्टली नॉमिनल बाई रियल इंटू 100 कर दिया, या तो परसेंटेज फॉर्म में लिखा है या फिर वो लोग टाइम्स फॉर्म में लिखा है, समझ ले नॉमिनल है 20,000, समझ ले नॉमिनल है 20,000 और रियल जीडीपी है 10,000, तो जीडीपी डिफरेंस कितना होगा 20/10,
20/10 होगा ना, हाँ सर। तो आएगा 2 टाइम्स, या इसको 100 करूंगा तो 200 टाइम्स आ जाएगा, इसको 100 करूंगा तो 200 टाइम्स आ जाएगा। जो -1 तुम लोग की बुक में किया हुआ नहीं है, इंस्टॉल बुक में मैं चेक किया था, -1 होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग, तरीका गलत है वो लोग का, -1 होना चाहिए। फैक्टर कैसे ले लिया, फैक्टर का चेंज होना मेरा चाहिए। सही था ना सर, मेरा सही था ना, हाँ, मेरा तो सब सही था। अंदाज वैसे तुम ट्रैक जो पकड़ा था, ट्रैक सही पकड़ा था, कोई भी बच्चा होता तो वही करता, तेरे बदले अगर कोई और बच्चा होता तो वो भी यही करता, ठीक है। तुम लोग की बुक में क्या गलत किया हुआ है, -1 किया हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज बुक में किया हुआ है तो भी यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, बुक में वैसे ये तो -1 काटा किया कैसे? नहीं है। तो मैं काटा इसलिए हूँ क्योंकि देख, जीडीपी डिफ्लेक्टर पूछता ना, तब जाके नॉमिनल बाई रियल कर सकता था, और यहाँ पे कहीं मैं बोला नहीं हूँ नॉमिनल क्या है रियल क्या है, तो तुम एज्यूम कर लिया नॉमिनल है 2019 का, रियल है 2018 का। नॉमिनल मतलब होता है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रियल सर होता है बेस ईयर एक्सक्लूडिंग है ना सर, इन्फ्लेशन। वो छोटा नहीं बेस नहीं, ईयर तुम में ऐसे छुपा कहीं एज्यूम होता नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे लिखा रहता ना विथ इन्फ्लेशन, तब जाके तुम उसको नॉमिनल पकड़ सकता था, अगर यहाँ है। लिखा नहीं है सर, तो विथ उसमें इन्फ्लेशन, बेस तब ईयर जाके दिया उसको हुआ था, नॉमिनल आप पकड़ बेस ईयर को ले सकते हैं ना तुम इसको बेस को क्या पकड़ेगा। सर, बेस ईयर को ले लिए सर, और नॉमिनल तो निकालना पड़ेगा ना, तो फिर कैसे हाँ तो लिखेंगे? नॉमिनल निकाला तो इसको कैसे, रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, अभी मैंने तुमको टेबल में दे दिया 5 और 10, मैं तुमको टेबल बनाया 5 और 10 एंड उसको पूछा तो रेट ऑफ चेंज बता, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कितना चेंज हुआ इसमें, इसका रेट ऑफ चेंज बता, इसका रेट ऑफ चेंज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कैसे किया है। वो डिवाइड कर दिए। नहीं, चेंज मतलब क्या है, कितना चेंज हुआ अभी का माइनस पहले का, अभी क्या क्या है 10 है, पहले का कितना है 5 है, अभी का 10 है माइनस पहले का 5 है, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय पहले का, अभी का माइनस पहले का डिवाइडेड बाय पहले का करेगा, तब जाके रेट ऑफ चेंज आएगा, इनटू 100 करेगा तो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा वो, दैट इज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे जीडीपी डिफरेंशियल तब निकालता ना अगर वहां नॉमिनल लिखा रहता तो, तुम तो अज्यूम कर लिया नॉमिनल है, लेकिन उसके हिसाब से वो बोला नहीं है कुछ नॉमिनल है ना डीएल है, उससे फिगर्स दिया है तुमको, इसको तो फिर भी रियल बोल सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं से दिस इज नॉमिनल, क्या पता इन्फ्लेशन इंक्लूड है ना एक्सक्लूड है, नहीं पता ना अपने को, नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अगर ब्रॉडर सेंस में बात करूं, नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, तो अगर वहां पे होता दिस अमाउंट 2000 हैज बीन इंक्रीज्ड विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5%, इसका मतलब वो नॉमिनल दे चुका है, या अगर लिखा रहता नॉमिनल रेट, नॉमिनल जीडीपी इज 5000 एंड रियल जीडीपी इज 2000, तब जाके तुम उसको नॉमिनल बाय ईयर करके कर सकता था, ठीक है, तब वो नॉमिनल बाय ईयर हो सकता था। और तुमको पूछा है रेट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ है, पहले था 10, पहले था कितना 6000, अभी हो गया 2000, तो चेंज कितना हुआ, पहले था 6000 ना 4000, सॉरी पहले था 4000, अभी कितना है 4,000, 2000, तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, कितना चेंज हुआ है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। कैसे निकाला। नहीं सर, 1 टाइम्स ना, हाँ कैसे निकाला, 4,000 माइनस 2,000 बाय 2,000, 4000 माइनस 2000 बाई 2,000। 2000 तो आ जाएगा 100%, भैया वन टाइम बोल दो एक ही बात है, टाइम्स में बोलो 1 टाइम्स होगा, 100% 100% में बोलो 100% होगा, तो फर्स्ट वाला नेशन है इसका कितना चेंज हुआ, 100% से चेंज हुआ हाँ, जीडीपी, और नेशन वाई का कितना परसेंटेज चेंज हुआ, बोल रहा बता, सेम, नेशन वाई का कितना परसेंट था, अभी हो गया 2 लाख, पहले था 1,20,000, 75%, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, 75%, 75%, हाउ कैसे निकाला, 80,000 बाय 1,20,000, 75 कैसे हुआ, गलत कैलकुलेशन किया है, सही से कैलकुलेट कर, 40, 20, 40, एक सेकंड, 2/3, 200, 66.66 ना, 66.67, 66, हाँ 67, 67, 66.67 राइट, हाँ, तो ये जो 66.67 आया नेशन एक्स का, वाई का, 66.67 आया नेशन वाई का, एक्स का, वाई का सॉरी वाई का, और नेशन एक्स का कितना आया 100% जीडीपी में चेंज आया, तो कौन सा पूछा है, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई टेकिंग 2018 एज द बेस ईयर, टेकिंग 2018 एंड 19 एज द बेस ईयर, बेस ईयर,
तो बोला रेट कंपेयर करना है, तो नेशन एक्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज ऑफ जीडीपी, नेशन एक्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ जीडीपी, है ना। रुक जा एक से, वन मिनट, एक सेकंड रुक, तो गड़बड़ हो गया सब। Okay, this is done. Wait a minute. रुक जा एक सेकंड, रुक निकालना है अभी का माइनस पहले का डिवाइडेड बाय पहले का इंटू 100, जिसका ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उसका ज्यादा जीडीपी में चेंज आया, ऑब्वियस सा बात है। हेलो हेलो हेलो